हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। तो अब आपके आज 17 नवंबर है और आज 17 नवंबर के आपके पहले शिफ्ट का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो जितनी जितनी चीज़ें हमारे पास आई हैं हम उस चीज़ को सभी को पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चंस आए हैं, एक बार उन पे नज़र रख लेते हैं। और आप देख लो, आपके अधिकतर कल आपके ग्रीन रेवोल्यूशन दिया हुआ था, तो आज ग्रीन रेवोल्यूशन को पूछ लिया कि आपका किस समय में हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, कि आपका हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जिसको हरित क्रांति बोला जाता है वो आपका लाया गया था। और इसी के बाद से सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किस चीज़ पे किया गया था? तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे किया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपकी वो सीड्स हैं जो कि आपके हाई यील्डिंग वैरायटी आपकी वो सीड्स हैं जो कि आपके जिससे कि बहुत अच्छी फसल उग जाए, ठीक है, जो आपकी पैदावार हो फसल की वो ज़्यादा अच्छी उसी से आपकी होगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो आपके इस समय थे प्रधानमंत्री, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है और ये आपके 1965-66 में आपके ये आया था, हरित क्रांति आई थी। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि फिर उसके बाद तो आपके 67 और 68 से फिर आपके कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो आपके 65 से 66 तक आपके कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और फिर वो आपके हरित क्रांति लेके आए और उसी के बाद उनका ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में, आज की डेट में उज़्बेकिस्तान में, उस समय USSR का पार्ट था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। तो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा ही आपके हरित क्रांति कराई गई थी। और वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, जो सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों या फिर सबसे ईमानदार जिनकी मतलब मिसालें दी जाती हैं, तो वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उन्होंने अपने नाम से एक फोर्ड कार खरीदी थी और उसका खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर रिसिप्ट भेजी थी कि जब वो प्रधानमंत्री बन भी गए थे तब भी वो आपके उसकी EMI चुका रहे थे उस समय भी, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा थय्यम। अब ये थय्यम मैंने आप लोगों को क्लास में भी बता रखा है, जब भी कभी ऐसे था, ता की जगह था आए, वाई की जगह डबल वाई आए, जैसे भूता कोल्ला, ठीक है, तो अगर कोल्लम हो जाएगा तो कर्नाटका हो जाएगा, कोलम हो जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, थय्यम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कई बार मैंने आपको ये बता ही रखा है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो थय्यम ये आपका क्या है? केरला। अब आपके आ जाएगा प्रियम्बल। देखो भाई, अब आपके प्रियम्बल में कौन सा शब्द था जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? और इसके लिए मैंने क्लास में बताया भी था कि सबसे बेस्ट जो इसका टेक्निक है वो क्या है, कि आप लोग अपने आप को देखो जी, अभी आप कर तो रहे हो तैयारी कांस्टेबल की, लेकिन सिर्फ कांस्टेबल तक ही अपने आप को सीमित मत रखना। क्या बनना है आगे चल के? CPO भी बनना है, CPO का भी एग्ज़ाम देना है, इससे आपको सब इंस्पेक्टर भी बनना है। सब इंस्पेक्टर के बाद आप फिर क्या बनोगे? जिसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। पर इंस्पेक्टर को क्या मैं सीनियर सब इंस्पेक्टर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, सीनियर सब इंस्पेक्टर, ठीक है। या यहाँ से मैं SSI ही बोल देते हैं कि आप क्या बनोगे आगे चल के? इंस्पेक्टर या सीनियर सब इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है। हालांकि खैर सीनियर सब इंस्पेक्टर कोई पोस्ट नहीं होती है, बस याद करने के लिए। तो कौन से 3 वर्ड्स हैं? एक वर्ड है आपका क्या? सॉवरेन, तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, तो एक वर्ड क्या है आपका? सोशलिस्ट, समाजवाद। दूसरा आपका क्या है? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, जिसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? अखंडन यानी इंटेग्रिटी, ठीक है। ये वो 3 वर्ड्स थे जो कि आपके जोड़े गए हैं। अखंडन, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद, ठीक है। ये 3 वर्ड्स थे जो आपके 42 में से जोड़े गए थे। तो आपके नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आपका मूलभूत स्वरूप क्या है, तो उसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये आपका S3DR है। S3 से पहले S से जो कि है आपका क्या? संप्रभुता, जिसको क्या बोलते हैं? सॉवरेन। दूसरा वाला S आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जो कि जोड़ा गया है, यानी सेक्युलर। तीसरा S क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सॉवरेन हो चुका है। तीसरा वाला S आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद यानी सोशलिस्ट, ठीक है। और DR से आपका क्या हो जाएगा? एक से आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र, ठीक है। तो ये आपके वो वर्ड्स हैं जो कि आपके पूरा नेचर बताते हैं
ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आपके क्या बताएंगे, नेचर बताएंगे। ठीक है, तो ये जब आपका नेचर बता रहे हैं S3DR, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि शुरुआत में, अगर आपके मान लो कल को घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में वो कौन सा वर्ड था जो कि आपके संविधान में था, क्योंकि बाद में तो आपके SSI जुड़ा है, तो शुरुआत में क्या जुड़ा था, तो S3DR में से 3 हटा दो, सिर्फ SDR जुड़ जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर आपके पूछ ले स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपके कौन से वर्ड जुड़े हुए थे, तो वो आपके यानी 26 नवंबर 1949 को जो आपके वर्ड्स जुड़े थे वो कौन से जुड़े थे, तो एक था आपका संप्रभुता, सोवेरेनिटी या सोवेरेन, दूसरा आपका क्या था, डेमोक्रेटिक, और तीसरा आपका क्या था, रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोवेरेनिटी, ये वो आपके कुछ वर्ड्स है जो कि आपके जुड़े हुए थे शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन में। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उससे आपके कौन कौन से वर्ड जुड़ गए, तो सीनियर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे याद रखना है आपको, ये 3 वो आपके वर्ड्स जुड़े थे संविधान में, और इसीलिए आपके इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जो कि हालांकि बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई आपके सबसे कम पॉपुलेशन कौन से एरिया में है, तो इसका आपका देखो, आई मीन ऑप्शंस हम लोगों को पता नहीं चल पाए थे कि शायद आपसे कुछ लीस्ट पॉपुलेशन का ही पूछ रहा होगा। तो अगर आपसे लीस्ट पॉपुलेशन का पूछे तो उसमें आपके कुछ ही हैं, जैसे कि आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अगर स्टेट की बात करें तो। ठीक है, और अगर वो अब आपके यूटी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट यूटी कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस जो आपका यूटी है, यानी सबसे कम जनगणना वाला जो है आपका, वो कौन सा है, तो वो आपके लद्दाख है। ठीक है, यहाँ 1 किलोमीटर में ही आपके, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके ज़्यादा 11 से 12 लोग ही रहते हैं। ठीक है, एक बार आप सेंसस की वीडियोस ज़रूर देख लेना और देख के जाना, प्रिपेयर करके जाना इस चीज़ को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपके पूछा गया है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन भी कराया था। ये क्वेश्चन था आपके कि आपके काली पूजा जो है ये आपके बंगाल में कब होती है। तो काली पूजा कुछ नहीं है, आपसे घुमा के पूछा जा रहा है कि आपके दिवाली कब मनाई जाती है। बंगाल में दिवाली वाले दिन आपके काली माँ की पूजा होती है, तो यानी कौन सा अमावस्या हो जाएगा, सॉरी, तो दिवाली कब मनाई जाती है, अमावस्या वाले दिन मनाई जाती है। कौन से अमावस्या को, कौन से माह के, तो खैर आपसे उसने वहाँ पे क्वेश्चन में अमावस्या पूछा था। कल को अगर आपसे ये पूछ ले कौन से माह में, तो माह का उत्तर हो जाएगा कार्तिक, तो कार्तिक अमावस्या आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग आपके हिंदू घरों में कार्तिक स्नान भी होता है, इसी पूरे महीने में कार्तिक माह में कार्तिक स्नान होता है, जिसमें फिर उसके बाद आपके क्या हो जाती है, अब इसी में ही आपके जैसे बच्चों कार्तिक अमावस्या को तो आपके ये मनाया गया है, फिर अब आपके यहाँ से कार्तिक पूर्णिमा आएगी, लेकिन कार्तिक अमावस्या से 11वें दिन एकादशी पे अभी आपकी क्या आने वाली है, जैसे अभी कार्तिक अमावस्या से छठे दिन क्या आएगी, छठ पूजा आएगी, जो कि अभी आपकी कल या परसों है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद आपके एकादशी आएगी, उस कार्तिक एकादशी को आपका तुलसी विवाह होगा। उस तुलसी विवाह में उसको आपके और क्या बोला जाता है, तो उसको कहा जाता है देव उठनी एकादशी। इस दिन ऐसा बोला जाता है कि श्री विष्णु जो, श्री हरि विष्णु जो हैं वो आपके इस दिन अपने शयन निद्रा से उठते हैं, और फिर उसके बाद आपके तुलसी विवाह होता है। सबसे पहले तुलसी विवाह के होने के बाद ही फिर आपके क्या होगा, नवंबर में आपके शादियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप देखो तो 23-24 नवंबर से आपकी शादियां हैं, क्योंकि एकादशी बस उससे पहले ही पड़ जाएगी आपकी। ठीक, तो कार्तिक अमावस्या, कार्तिक का ये जो पूरा महीना है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगर आप लोग वर्दी का सपना देखे हो तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी आपके एडमिशन लिया है वो सब चीज़ इस बात से एग्री कर ही रहे हैं कि हाँ, जितने भी आपके क्लासरूम बेस में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे आपके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जितनी बार पूछे जा रहे, जितने भी बच्चों से बात करो कि हाँ सर आपने जो बताया था ये आपके उसी में से पूछा गया है। मेन ये नहीं होता कि हमने जो बताया उसमें से पूछा गया है, मेन ये होता है कि कितने अच्छे तरीके से हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, कितने डेप्थ में सिलेबस कंप्लीट किया। अगर आप बहुत डेप्थ में अच्छे से सीपीओ ईपीओ लेवल के अगर आप सिलेबस को अपने कवर करना चाहते हो, एसएससी मतलब जीडी लेवल के एग्जामिनेशन में, जीडी लेवल की फीस में अगर आप इसको कवर करना चाहते हो, तो हम खुंगा एकेडमी वी ऑल वेलकम्स यू, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रहरी एसएससी जीडी बैच में। आइए और पार्ट बनिए उस 10,000 से ज़्यादा जो सिलेक्शंस दे चुके संस्था का, और यहाँ से अपने लिए भी एक वर्दी का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके
हर मंडे से एक न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप जितने भी इसको देखेंगे वो सारे इसको ज्वाइन जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा इसमें से आर्टिकल है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। यूपीएससी आपका किससे रिलेटेड है, वो आपके 318 से जो 6 आर्टिकल्स हैं 323 तक उससे रिलेटेड है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन रट लेना आप लोग कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैग कहाँ है, वित्त आयोग, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबके एक बार आर्टिकल जरूर देख लेना। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके आपको आर्टिकल्स अनुच्छेद पता होने चाहिए। हड़प्पन, मोहनजोदारो, लोथल, अब आपके बताओ तो बच्चे ये कौन से, बेसिकली उसने ये पूछ लिया था कि इनकी कोई सीमा नहीं है, तो कौन से आपके वो स्थान है जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको पता है हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा आपके हरियाणा वाले रीजन में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, ये बच्चे आपके पाकिस्तान वाले रीजन में है। लोथल का है, जो आज की डेट का सूरत है, सूरत के पास आपके क्या है, लोथल पड़ता है। तो क्या उसकी कोई बाउंड्री है, नहीं। बाहर क्या है, बाहर आपका अरब सागर है। ऐसे ही चहुदारो, तो चहुदारो भी आपका, वो भी आपके सागर के पास ही है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में लोथल या चहुदारो दिया हो तो आप चहुदड़ो इसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो चहुदारो या चहुदड़ो, तो चहुदड़ो और लोथल में से आप मतलब जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप उसको टिक करके आना। और अगर लोथल चहुदड़ो दोनों ऑप्शन है तो चहुदड़ो टिक करके आना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पूछा गया अष्टध्याय। अष्टध्याय एक आपके आपके जो संस्कृत ग्रामर के, जैसे कहते हैं कि ये बहुत प्रकांड विद्वान है, ये इसके पाणिनि हैं, तो पाणिनि ये जो संज्ञा है ये अपने आप में एक विशेषण बन चुका है। संज्ञा क्या है कि जो पाणिनि थे ये आपके अष्टध्याय इन्होंने लिखी थी, और इसी में बच्चे आपके संस्कृत ग्रामर की भी बात की गई है। ठीक है, और ये जो पाणिनि है ये अपने आप में इतने महान ये संस्कृत ग्रामर के रचयिता थे कि इनको आपकी संज्ञा ना हो के विशेषण की तरह यूज किया जाता है जब भी कोई आपके डीप रिसर्च करता है किसी भी चीज में कि वो इस विषय का पाणिनि है। ठीक है, तो पाणिनि कौन है, पाणिनि ने ही आपके अष्टध्याय लिखी है, और इन्हीं को आपके संस्कृत ग्रामर यानी कि संस्कृत की व्याकरण का रचयिता भी बोला जाता है। किसको, पाणिनि को। ठीक है, अब आपके तूफान चहलगामी किसका नाम था, अब भाई तूफान चहलगामी वही आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तुरंत तुरंत आया था और उसको सब कुछ बनना था। ठीक है, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आता है उसका नाम था इल्तुतमिश, इसी को आपके तूफान चहलगामी भी बोला जाता है। इसके समय बहुत सारे चहल पहल हो भी रहे थे और ये खुद अपने आप में एक चहल पहल था। ठीक है, अब अगेन एलपीजी से आपके इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अब आप देख लो यहाँ क्या पूछा गया कि भैया कौन सा ईयर था जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे। तो 1991 तो लिखा ही हुआ था, आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट है, जुलाई याद कर लेना। हाँ जी भाई, जुलाई 1991 था। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब ये पूछा गया कि शेषाचलम, शेषाचलम आप लोगों ने देखी होगी, पुष्पा देखिए ना, ओ अंटा आमा। ठीक है, जो आपका गाना ना चल रहा होता है, तो ये जो आपके शेषाचलम है, शेषाचलम के जंगल में ही आपके पुष्पा भी बनी है। ठीक है, जो पूरी मूवी है। तो शेषाचलम आपका कहाँ है, तो जाहिर सी बात है पुष्पा वगैरह कहाँ की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु की मूवी है। तो आपके शेषाचलम टाइगर रिजर्व कहाँ का हो जाएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। यही आपके बच्चों सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये आपके सेकंड नंबर पे शेषाचलम का टाइगर रिजर्व आपका आ जाता है। यही आपके एक बड़ा पार्ट बनाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो शेषाचलम आप बताना कि क्या मैं इस स्टेटमेंट को सही बोला हूं कि अगर शेषाचलम आपके दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है तो पहले नंबर पे कौन सा है, और अगर पहले नंबर पे यही है तो क्या स्टेटमेंट सही है। कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर देना कि सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व कौन है, कौन सा है। इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताएंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके बनाए जा रहे हैं कौन से एक्ट में बनाए जा रहे हैं और कौन से सन में ये आपका एक्ट आया था। ठीक है, एक आपका एक्ट आया था, उसका एक्ट मैंने क्लास में तो डिस्कस कर रखा है, पर जो जो इस पूरे लेक्चर को सुनेगा मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा वो एक्ट था और कौन से सन में आया था, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो शेषाचलम जंगल यहां पे आपकी और क्या सबसे ज्यादा मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलने वाली जो चीज है यहां पे उसका नाम है आपका लाल चंदन। लाल चंदन, ठीक है, रेड सैंडल्स, रेड सैंडल। ठीक है, तो आपका शेषाचलम में आपके लाल चंदन मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये पूछ लिया जाए लाल चंदन की कैटेगरी क्या है तो ये आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी है, एंडेंजर्ड। ठीक है, आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपके लाल चंदन आता है। एंडेंजर्ड अब दरअसल आपके बच्चों 5 कैटेगरीज हैं आपकी, एक लिस्ट पूरी निकाली जाती है
उसमें आपके 5 कैटेगरी में से एक एंडेंजर्ड कैटेगरी है, उसमें रखा गया लाल चंदन को। लाल चंदन की आपकी सबसे ज़्यादा तस्करी जब होती है तो किसके लिए होती है? एक तो आपकी जापानी वाद्य यंत्र बनाने के लिए होती है, जो कि आपने पुष्पा मूवी में भी देखा होगा, ठीक है, जापानी वाद्य यंत्र। दूसरा आपके चीनी दवाइयों में इसका यूज़ होता है, चीनी दवाइयों में इसका यूज़ होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। इतना बहुत है आप लोगों के लिए। खैर हालांकि पूछा गया था शेषाचलम टाइगर रिजर्व, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिलता क्या है। तो यहाँ पे आपके रेड सैंडल मिलता है, टाइगर मिलते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, टाइगर मिलेगा तो हिरन भी मिलेगा आपको यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कौन सी लकड़ी मिलती है? तो लाल चंदन की लकड़ी मिलती है आपको, ठीक। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हाउ इज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड? ये आपसे पूछ रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का आपके जो अध्यक्ष है उसके चुनाव कैसे किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो आपके लोकसभा का हो, ठीक है। लोकसभा के सांसद करेंगे स्पीकर का चुनाव, और जो आपका विधानसभा है उसमें कौन करेगा? उसमें भी आपके जो विधायक होंगे वो चुनाव करेंगे इसका, ठीक। तो लोकसभा के सांसद आपके लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, और इधर एमएलए विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसका चुनाव करेंगे, ठीक है, जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। 13वां, ये जो स्कूप वर्ड है ये कौन से खेल से है? तो आंसर इसका भाई आपसे ना ये बार बार गोल्फ पूछ रहे हैं, ठीक है, गोल्फ से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। तो स्कूप जो शब्द है ये आपके कौन से स्पोर्ट्स से है? गोल्फ से है। 14वां, यहां पे बच्चे ये पूछा गया जो एंकर रनर है, ठीक है, एंकर रनर, ये शब्द जो है आपका एंकर रनर, ये कहां पे है? तो भाई वो धावक जिसके हाथ में आपके वो बैटन होती है, जिसको लेके आप दौड़ रहे होते हो, वो आपके उसको एंकर रनर बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है किसमें होगा? एक स्टेट पे लेट्स से एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, दूसरा आपके यहाँ खड़ा है, इसके हाथ में अगर आपके पास एक बैटन है तो दौड़ के जाएगा, इसको बैटन देगा, और फिर ये बैटन लेके आपका दौड़ेगा, फिर ये तीसरे शख्स को बैटन देगा, और फिर तीसरा वाला आपका क्या करेगा? फिनिशिंग लाइन को पहुंचेगा, ठीक है। तो कौन सी रेस है? इस रेस का नाम आपके क्या है? रिले रेस है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं, कौन आपके विनर है एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिले रेस। चलो आगे चलते हैं। अब आपका है काकामड़ी, ठीक है। जो काकामड़ी हैं ये जो शख्स हैं ये किससे, कौन से नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो इनका नाम है भरतनाट्यम। मैंने आपको क्या कहा? अगर पर्सन पूछेगा भरतनाट्यम उत्तर में आप लिख के आ जाना। सदन सा नाम लग रहा है, साउथ इंडियन सा नाम लग रहा है आपका, ठीक है, दक्षिण भारतीय नाम लग रहा है, भरतनाट्यम मार के आ जाना। अगर ऑप्शन में गोवा है, थोड़ा दक्षिणी नाम लग रहा है, अनजाना सा नाम लग रहा है, गोवा मार के आ जाना, ठीक है। अधिकतर आपके सवाल यहीं से फंस रहे हैं, तो फ्री में अगर नंबर मिल रहे हैं तो फ्री की आपको टॉफी क्यों ना मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये पूछा है कि ना आपके एनडीपी क्या होता है? ये हमने एनडीपी की बात की थी आपके, ठीक है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट सकल घरेलू उत्पाद, ये आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हिंदी में बोलते हैं आपके क्या? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो आपकी कंजम्पशन होगी, ठीक है, जितना आपका उपभोक्तीकरण होगा या उपभोग, जितना आप उपभोगेंगे, फिर उसके बाद आप जितना निवेश करेंगे, सरकार आप पे निवेश करेगी, और जितना आप पे सरकार खर्चा करेगी, ठीक है। तो जिसको आपके CIG, सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्चा, आप द्वारा किए जाने वाला निवेश, और आप द्वारा भोगे जाने वाली वस्तु कंजम्पशन, प्लस उसमें से औसत आपका किसका? नेट किसका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे आयात, सॉरी निर्यात माइनस आयात, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोगों का जो आयात है ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, तो आपके ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये तो हो गया आपका जीडीपी। जीडीपी में से हमको नेट निकालना है, नेट घरेलू उत्पाद, ठीक है। एनडीपी, तो ये क्या हो जाएगा? जो पूरा आपने जीडीपी निकाला, जीडीपी में से और क्या माइनस कर देना है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो आपकी जो मशीन की जो डेप्रीसिएशन हो जाती है, ऑब्वियसली आप कुछ भी है, अगर आप मान लो एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगा रहे हो, एक फोटोकॉपी करने की फैक्ट्री लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें आप क्या करोगे? जो प्रिंटर है, प्रिंटर में कार्ट्रिज चाहिए होंगी, एक साल बाद वो कार्ट्रिज भी तो आपकी बदली जाएगी, यानी कि वो जो ओवरऑल है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है या फिर जो भी आपने बेचा है, तो उसके बाद क्या होगा? उसमें जो आपने डेप्रीसिएशन हुआ ना मशीन का, तो उसको आप इसमें माइनस करोगे। डेप्रीसिएशन को आपके क्या बोलते हैं? ह्रास। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपके ह्रास, ठीक है। इस ह्रास को जैसे ही आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एनडीपी, नेट घरेलू उत्पाद आपको मिल जाएगा। यही इसका उत्तर है।
कौन कैलकुलेट करता है जीडीपी एनडीपी? जीडीपी और एनडीपी, ये दोनों चीजें आपके कैलकुलेट कौन करता है? तो भाई ये एक ही मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसका नाम ही है मॉस्पी, और मॉस्पी है जो कि आपके इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यही वो मंत्रालय है आपका। सीएसओ है, एनएसओ हो चुका है अभी आपका, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि आपके किसके अंदर आता है? मॉस्पी, इस मंत्रालय के अंदर आता है, और ये आपके क्या करेगा? इसको पूरा कैलकुलेट करेगा। आई होप काफी ज्यादा हमने पढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ओके। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज, अच्छा अभी ये भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आया है तो आपको पता होना चाहिए आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। तो ये आपके 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है इसलिए है। 75वीं जो वर्षगांठ है तो जाहिर सी बात है 2022 में 2023 में मनाई गई है ये आपकी। 1947 से 2022 जोड़ लो। ठीक है, दूसरा कितने सप्ताह के लिए मनाई जाएगी? तो भाई 75 सप्ताह के लिए मनाई जाएगी। 75 सप्ताह एक साल में कितना होता है? तो आपके 52 होते हैं। तो 2023 के और जो फर्दर आपके हैं जो आपके 75 तक ले गए 23 सप्ताह, और 52 का आधा 26 होता है, यानी कि आपके जून आज़ादी का अमृत महोत्सव आपके 2022 जनवरी से लेके आपके जून 2023 तक मनाई गई है। ठीक है, तो 75 सप्ताह तक ये आपके मनाई गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा रेलवे जोन है जिसमें सिकंदराबाद आता है? अब अगर आपको पता होगा कि सिकंदराबाद आपके महाराष्ट्र में आता है तो आपको जोन भी पता चल जाएगा। तो सिकंदराबाद जो आएगा तो कैसा हो जाएगा? अब देखो इंडिया में सेंट्रल जोन एमपी में है, तो वहां से दक्षिण में आ जाओ तो आपके उत्तरी महाराष्ट्र में आ जाएगा। उत्तरी महाराष्ट्र में आपके सिकंदराबाद आता है तो किसका हो जाएगा पार्ट? दक्षिण सेंट्रल रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का आपके पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक बार आप लोग ना ये रेलवे जोन्स भी जरूर पढ़ के जाना, जो 17 रेलवे जोन्स हैं, कौन सा रेलवे जोन कितना है, कितना बड़ा, एक बार ये रट लेना आप लोग। 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो कई बार मैंने इसको पढ़ाया है, जितने भी आपके पॉलिटी वाले हैं बच्चे उनको पता होगा ये बात कि मैंने कई बार आपको रिट्स का बताया है। रिट्स को इशू कौन करता है? ठीक है, रिट्स के बारे में कहाँ मेंशन है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भाई सुप्रीम कोर्ट को ही रिट बोला गया है कि रिट इशू कर सकती है। किसमें? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को एक और चीज लिख लेना, दैट इट इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी स्पिरिट नहीं, सोल। ये आपकी क्या है? सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये बोला किसने था? तो भीमराव रामजी अंबेडकर ने आपके बोला था। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा ये आपके बोला गया था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को। और हाई कोर्ट ये आपके क्या है? तो भैया हाई कोर्ट जो है इसने आपकी 226 में रिट है। सुप्रीम कोर्ट रिट तभी इशू कर सकता है जब आपके मौलिक अधिकारों का ही खंडन होगा। मौलिक अधिकारों का जब खंडन होगा तभी सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा क्या? रिट। रिट हिंदी में भी इसको आपके रिट ही बोला जाता है। ठीक है, रिट आपके सुप्रीम कोर्ट तभी इशू करेगा जब आपके मौलिक अधिकारों का खंडन हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मामले में आपका रिट इशू कर सकता है। अब बात कर लेते हो 5 रिट कौन से हैं जो कि इशू किए जाते हैं। तो पहला जो आपका रिट है उसका नाम आपके क्या है? उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हेबिस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी जो आपकी रिट है उसका नाम आपका क्या है? तो उसका नाम है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, निषेध। ठीक, तीसरी आपकी है, इसका नाम क्या है? सर्शियोरी। सर्शियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि आपको आदेश देना, टू बी सर्टिफाइड, आदेश से रिलेटेड रिट है। चौथी आपकी रिट क्या हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी को वारंटो। किस अधिकार से? को वारंटो, किस अधिकार से? ठीक है, किस अधिकार से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन यानी रोकथाम, सर्शियोरी टू बी सर्टिफाइड इसमें आपको काम करवाना होता है, को वारंटो, और एक और आपकी रिट है। मैं चाहूंगा कि आप कृपया इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, आपके कमेंट सेक्शन भी भरता रहेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं खुंगा अकेडमी वाले पूरे, आप लोग इसको देख रहे हो। आशा करता हूँ आप 5वीं रिट का नाम ज़रूर बताएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
कौन सा वो एक्ट है जो कि आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है? भाई मतलब इतना बच्चों वाला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन गठन की जो, अगर देखो मैं बच्चों वाला सवाल बोल तो रहा हूँ, ये बच्चों वाला सवाल तब बोलूंगा जब ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन का नाम है, इसने आपसे पूछा राज्य का पुनर्गठन कौन करता है, तो भाई राज्य का पुनर्गठन अधिनियम करता है। कब आया था? 1956 में आया था। तो कौन सी वो समिति थी जो लेके आई थी? तो उसका नाम था आपका फजल अली कमेटी। ठीक है, ये आपके फजल FAZL फजल अली कमेटी थी, समिति थी आपकी, जो कि आपके लेके आई है। इसी के साथ साथ इसमें और जिस समिति को जोड़ा गया था तो उसका नाम था JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया समिति। इन दोनों समिति से आपके क्या हो जाएगा? फजल अली कमीशन समिति, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमीशन। इन दोनों समिति को एक साथ मिला के इनके जो रिकमेंडेशंस थे उनको किसमें डाला गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इसको डाला गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके जो सबसे पहला राज्य था 1956 में, वो आपके भाषा के बेस पे कौन सा बना? तो जी वो आपके आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका 1956 में जो बना वो किसके बेसिस पे बना? तेलुगु भाषा के। ठीक, तेलुगु भाषा से आपके आंध्र बना, आंध्र प्रदेश पूरा बना। ठीक है, तो ये है आपका, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, चलो अगले चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसमें ना मुझे दूसरा राज्य बताना, दूसरा और तीसरा राज्य बना वो कौन से बने और किन दो राज्यों को तोड़ के बने। आप कृपया से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ये जो आपके तीसरा और दूसरा राज्य हैं, ये आपके कौन से थे जो बने और कौन से राज्यों को तोड़ के बने, ये आपको बताना है। आशा करता हूं आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर करोगे। 21वां, कलिंग आपके कहां लोकेटेड है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग कहां है? कलिंग आपके उड़ीसा में है। क्या हुआ था? अशोक का हृदय परिवर्तन, खूब सारा ऐसे लड़ने के बाद, खून रक्तपात करने के बाद क्या हुआ था यहाँ पे? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग। उड़ीसा को एक और चीज बोलते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो जो उत्कल है वही आपका उड़ीसा है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो उत्कल मतलब उड़ीसा भी होता है। ठीक है, यहीं आपके ब्लैक पगोड़ा है, काला पगोड़ा, सन टेम्पल। ठीक है, अगला है दक्ष योजना। अब ये PM दक्ष योजना पूछी गई थी कौन से मंत्रालय से? मैं देखो आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। हाँ, तो प्रधानमंत्री दक्ष योजना जो है आपके, प्रधानमंत्री दक्ष योजना, ये है आपके दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। अब भाई जो नरेंद्र मोदी जी की ये जो पूरी आपकी मिनिस्ट्री बैठती है, जो कहीं से आपके बहुत बढ़िया बढ़िया नाम लेके आते हैं, पता नहीं कि कौन लेके आता है पर बहुत बढ़िया लेके आते हैं। यहीं से आपको पता चल सकता है कि क्या चीजें हैं। दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। अब अगर कुशलता की बात कर रहा है यानी किसकी बात कर रहा है? तो वो आपके स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर वो आपके स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा? हितग्राही। तो यानी स्किल डेवलपमेंट जो कि आपके क्या करता है? स्किल डेवलपमेंट पे आपके फोकस कराता है। और किसको फोकस कराता है? तो आपके जो दक्ष हैं, दक्ष से रिलेटेड मतलब दक्षता, यानी कौन कौन? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC क्लास के जो बच्चे हैं, और जो आपके बच्चे स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति, यहां पे आप लोग लिख लेना साथ में, स्केड्यूल्ड कास्ट और ST, इन बच्चों को आपके स्किल्ड करता है। ये आपके PM दक्ष एक पूरा पोर्टल बनाया गया था, इवन PM ऐप भी है। तो आपको लेट्स से कुछ भी यहां से सीखना है तो आप यहां से इन के लिए फ्री में सीख सकते हो। तो कौन सा मंत्रालय होगा जो आपके स्किल डेवलपमेंट को देखेगा? तो भाई जाहिर सी बात है कौन सा मंत्रालय है? उस मंत्रालय का आपके नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि कौशल विकास, जो कि इसका उत्तर है बच्चों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय। आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई झावेरी सिस्टर, ये जो आपकी जो झावेरी बहनें हैं, ये किस नृत्य शैली से हैं? तो ये मणिपुरी एक नृत्य है, उसमें आपकी झावेरी बहनें हैं, बहुत शानदार नृत्य करती हैं। आप लोग देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, उससे रिलेटेड है। अगला है कि आपके सबसे ज़्यादा रेनफॉल
अक्टूबर और नवंबर में कहाँ होती है, तो मैंने आपको बताया था इसको आपके रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है, और सिर्फ ये मात्र एक ही प्रदेश में होती है, बंगाल की खाड़ी से बारिश को कलेक्ट करती है और जब वापस आती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। और ये आपकी कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में होती है आपकी, ठीक है। इसको अगर ये उधर बंगाल की खाड़ी से ऐसे तमिलनाडु की तरफ आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्शन बताना। मैंने आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि एक्चुअली जो डायरेक्शन है हाँ वो आपके ऐसे है। तो मैंने जिस जिसको क्लास में बताया उसको समझ में आ गया होगा कि इसको आपके और कौन सी मानसून मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन और मानसून का नाम जरूर लिखना। यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई मैंने बताया है जैसे ही कृष्णमूर्ति आ जाए, साउथ इंडियन नेम आ जाए और आपके नृत्य पूछा गया है और वहां पे अगर आपके भरतनाट्यम है, सीधा भरतनाट्यम मार के आओ, वरना कुचिपुड़ी मार के आओ, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान, ये तो आपको पता ही है, कई बार आपने इनको सुना भी होगा, शहनाई वादक हैं, बहुत बड़े शहनाई वादक हैं। 10वीं में इनके बारे में आपके हिंदी की किताबों में भी मेंशन मिलता है, ठीक है। तो ये आपके बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के आपके सारे एनालिसिस कर लिए हैं। मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहता हूं कि अगर आपने वर्दी पहनने का सपना देखा है और आपने एसएससी जीडी को ज्वाइन करने का सपना देखा है तो स्वागत करते हैं, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, हम पूरी खूंगा टीम आपकी स्वागत करती है कि आप आइए और अपना सिलेक्शन लेके जाइए, जल्दी ज्वाइन करिए क्योंकि आपके हर मंडे को आपके नया बैच बन रहा है, ठीक है। हमारे इस मिशन का नाम है और इस पूरे बैच का नाम भी है, उसका नाम है प्रहरी एसएससी जीडी बैच, ठीक है। तो इसीलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जय हिंद।